आज हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में, जो बीएससी थर्ड ईयर का एक पेपर है। हम लोग जानते हैं कि जितना भी हमारे पास मैटर या पदार्थ है वो आपका किन से मिलकर बना हुआ होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है ना। अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और हर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके किन से मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से, यानी कि एटम्स से, जो अपने आप में एटम्स किन किन पार्टिकल्स का मेनली कंट्रीब्यूशन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, एटम होता है। ये एटम्स हमारे पास इनसे मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स से हमारा मैटर का यानी कि पदार्थ का निर्माण होता है। नेचुरली हमारे पास 92 टाइप्स के एटम्स मिलते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी में भी हम इनको अलग अलग एटम्स को किसी नए पदार्थ को सिंथेसाइज करके बनाया जा सकता है। 92 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, उनसे मिलकर ही सारे मॉलिक्यूल्स और मैटर्स जो मिला हुआ है वो हमारा जितना भी हमारे आसपास का जो मैटर है, यानी कि आप रेत देखते हो, सीमेंट, पत्थर, ये सब चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं किनसे? इन एटम्स से। नेचुरली हमें देखने में किसी भी तरीके का कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता है कि अच्छा ये कोई स्पेशल शेप में बना हुआ है। ऐसा लगता है सब बिना किसी रैंडमली शेप के हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे, यानी कि एटॉमिक लेवल पे यहाँ पे एटम्स से मिलकर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उतना लेवल, उतना छोटे लेवल का, उतने छोटे स्केल को हम लोग अपनी आंखों से नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये इन एटम्स से मॉलिक्यूल बना, मैटर बना। तो अब जो मैंने बात की है कि हमारे पास हमें दिखने में लगते हैं कि वो उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट स्ट्रक्चर है। नेचुरली जितने भी हमारे पास मोस्टली बहुत अधिकांश जो पदार्थ हैं उनका हमारे पास क्या होता है? एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स है जिनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वहीं दूसरे हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स भी नेचुरली अकर होते हैं जो अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। अमॉर्फस यानी कि उनका कोई पर्टिकुलर सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। इन दोनों के बीच में, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डेफिनेट है, इसकी वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम, एक डायरेक्शन में डायरेक्शनल होती है, यानी कि हर डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, पर यहाँ पर डायरेक्शन लेस होती है, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो एक डायरेक्शन में है वही दूसरे डायरेक्शन में है। बट यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल भी है कि जैसे आप ग्लास देखते हैं, मतलब कांच जो है, कांच हमारा अमॉर्फस है। उसको जब पिघलाया जाता है तो पहले मेल्ट होता है, उसके बाद वो तरल पदार्थ में बनता है। एकदम शार्प आपका मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। यहाँ पर शार्प, इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो भी आएगा आपको शार्प मिलेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझ में आया कि हमारे जितने मेनली हमारे पास जो मैटर है वो तो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बहुत से सॉलिड्स में, और बहुत से कुछ में नहीं भी होता। जिनमें होता है हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको हम कैसे कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी करने के लिए ब्रेविस करके एक मैथमेटिशियन हुए हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने लैटिस का कंसेप्ट दिया। जैसे कि हम लोग जब मकान बना रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं कि हमें यहाँ यहाँ ये चीज़ें बनानी है। तो जो मैप है वो उस मकान के लिए उसी तरीके से है जैसे कि लैटिस यानी कि जालक, यानी कि वो ड्राइंग है, वो पॉइंट्स का एक पोजीशन बताता है जहाँ पर आपको क्या रखना है? एटम्स को रखना है, या ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस, जिनसे मिलकर आपका मटेरियल या एटम या मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है। उनको आप क्या कहते हैं? यहाँ पर लैटिस पॉइंट कहते हैं। जिस पोजीशन पर रखना है उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इन लैटिस पॉइंट से मिलकर बने हुए इस पूरे ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं, जालक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एक जो पॉइंट है उसके चारों ओर का जो भी एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा? इक्वल होगा। जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ होगा। अगर आप इसको, ये भी 2 डायमेंशनल है, आप उसको 3D में आप इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा ये इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ भी एक पॉइंट हो सकता है, इतनी डिस्टेंस पर यहाँ भी एक पॉइंट होगा इसके परपेंडिकुलर।
ये आप समझिए कि इसको 3D में भी अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो इस तरीके से चारों तरफ अगर इसको एक्सटेंड करें तो हमारे पास एक स्पेस में हमने कैसा देखा हुआ है कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं, अगर हम यहाँ पर एटम प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो उस प्लान को, उस 3D प्लान को हम क्या कह रहे हैं, जालक को क्या कह रहे हैं, लैटिस कह रहे हैं। लैटिस क्लियर हुआ। इस पॉइंट को हमने क्या कहा, लैटिस पॉइंट कहा। दो लैटिस पॉइंट के बीच की दूरी जो है उनको हम क्या कह रहे हैं, लैटिस वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो रियल स्पेस होता है उसमें एक्स वाई जेड डायरेक्शंस होती हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पर लैटिस स्पेस क्रिएट किया है। लैटिस स्पेस में ए, बी और जो परपेंडिकुलर होगी उसको हमने मान लिया सी। तो ये तीन हमारे पास क्या आ गए, लैटिस वेक्टर आ गए हैं अलोंग एक्स वाई जेड। अब एक ही चीज़ लैटिस को समझने के लिए, लैटिस आपको समझ में आया कि एक ड्राइंग है, हम बात कर रहे हैं अब यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल वो इकाई है जिसको, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट सेल मतलब किसी एक चीज़ की इकाई, और इकाई को आप जब भी कहीं रिपीट करते जाते हैं तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो एक कोई बड़ी चीज़ इकाई के मल्टीपल में मिल रही है। मान लीजिए कि मेरे पास ये जो स्क्वायर है, ये जो बॉक्स है, यहाँ पर अगर मैं इसको इधर रिपीट करती हूँ, इसको इधर रिपीट करती हूँ, इसको इधर 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 इधर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके रिपीटिशन से, सिर्फ इसके रिपीटिशन से ही मुझे ये वाला फिर से मिल जाएगा। अगर ये पहले आप सोचिए सिर्फ मेरे पास ये बॉक्स है, आसपास के बॉक्स नहीं है, लेकिन इनको मैं इसी बॉक्स को हर डायरेक्शन में अगर रिपीट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। यानी कि यूनिट सेल क्या कह रहा है कि यूनिट सेल वो मिनिमम चीज़ है जिसको आप अगर बार बार रिपीट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, लैटिस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पर अभी हमने लैटिस पॉइंट सिर्फ यहाँ पर लिए हुए हैं, बट कई बार लैटिस पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, इनके बीच में भी आ सकती है पोजीशन। तो भी अब अगर आप देखिए इसको मैं बार बार रिपीट करूँ तो भी मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, लैटिस स्ट्रक्चर आ जाएगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कितने लैटिस पॉइंट हैं, देखिए ये वाला आपका जो लैटिस पॉइंट है वो आपका 1, 2, 3 और 4। अगर 2 डायमेंशन में ही बात करें हम, यहाँ पर जिस भी इस पॉइंट पर, इस लैटिस पॉइंट की बात करें तो ये कितने सेल्स के साथ शेयर हो रहा है, कंट्रीब्यूशन जा रहा है इसका 4 के साथ। तो यानी कि इस पॉइंट पर जो भी रखा जाएगा उसका कितना एक के पास आएगा, 1/4। 1/4 1/4 यहाँ से आया इस कॉर्नर से, 1/4 इस कॉर्नर से आएगा आपका, 1/4 इस कॉर्नर से आएगा और 1/4 इस कॉर्नर से आएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, 1/4 1/4 चारों तरफ से मिलने के बाद यानी कि 1 लैटिस पॉइंट इस सेल के अंदर हो गया। अगर इस सेल के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, बीच में कहीं प्लेस हो रखा है, तो आप उसको भी काउंट करोगे क्योंकि ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, ये इसी का है। तो 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हुआ। यहाँ पर हमने लैटिस पॉइंट भी काउंट कर लिए, यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट कितने हो सकते हैं। लैटिस सेल का ही एक जो लैटिस सेल की यूनिट सेल की बात हम कर रहे हैं, सॉरी यूनिट सेल की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ यूनिट सेल में आपका कितना लैटिस पॉइंट है, 2 आए हैं जब हमने बीच में एक और लैटिस पॉइंट प्लेस किया हुआ है। यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो इसका एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सेल। बेसिकली दोनों सेम है, दोनों के बीच में अंतर सिर्फ इतना है कि यूनिट सेल के अंदर आपके लैटिस पॉइंट की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन प्रिमिटिव सेल वो सेल होगा, वो यूनिट सेल होगा जिसमें लैटिस पॉइंट की वैल्यू आपकी पर यूनिट सेल कितनी आएगी, 1 आएगी। उसको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव सेल कहेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर अभी हम 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको 3D में अगर आप स्ट्रक्चर को एक बार हम बनाकर देखते हैं, क्यूब बनाकर देखते हैं जिससे कि थोड़ा क्लियर हो इसका। ओके, ये एक्स एक्सिस, एक्स जेड वाई, ओके, ये बी एंड दिस इज सी।
यहाँ हमने एक क्यूब बनाया है, ओरिजिन यहाँ पर एक कॉर्नर पर लगाया हुआ है, एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है उसके अलोंग जो वेक्टर है उसको हम क्या कह रहे हैं, ए, लेटिस वेक्टर को क्या कह रहे हैं, ए। वाई एक्सिस के अलोंग जो लेटिस वेक्टर है आप उसको क्या कहते हैं, बी। और जेड एक्सिस के जो अलोंग लेटिस वेक्टर है हम उसको कह रहे हैं, हमने उसको नाम दिया है सी, ए बी सी। ये लेटिस पैरामीटर्स में से काउंट होता है। बी और सी के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं अल्फा, और सी और ए के बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं बीटा। ए और सी के बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं गामा। तो हमारे पास यानी कि 3 तो हमारे पास क्या है, लेटिस वेक्टर है, और 3 ही हमारे पास क्या है, एंगल हैं, उनके बीच में बनने वाले एंगल। तो ये जो हमारे पास क्या हुआ, कितना हो गया, 3 + 3 6 पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर्स। A, B, C and alpha, beta, gamma. These are all lattice parameter. इन लैटिस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोगों ने लैटिस टाइप्स, कितने टाइप का लैटिस हो सकता है उसको डिफ्रेंशिएट किया है। मेनली हमें ये ब्रेविस मैथमेटिशियन है उन्होंने ही किया है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर या स्पेस लैटिस भी कहते हैं। ये हमारे पास इनके बेसिस पर अगर हम 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक है कि आप स्पेस की बात करें, क्योंकि जो आकृति शेप की बात करें वो कितने तरीके की हो सकती है, वो आपकी 7 टाइप होगी। फिर उसमें भी अगर हम बात करें कि हम एटम्स का जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ है, उसके बेसिस पे भी और इसको 7 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो टोटल आपके पास उसके बेसिस पे आप 4 टाइप में डिवाइड करते हो, 4 टाइप में डिवाइड करते हो। एक को हम कहते हैं सिंपल, दूसरे को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। फोर्थ को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड, थर्ड को हम कह रहे हैं फेस सेंटर्ड। एंड लास्ट में हम जो है उसे कहते हैं बेस सेंटर, आधार, बेस या एंड, कुछ बुक्स में से एंड सेंटर भी कहा जाता है, एंड सेंटर्ड। सिंपल आप समझिए, सिंपल में क्या हो रहा है कि आपके एटम्स जो हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे, इस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स पर अगर प्लेस हम करें तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम इसके बॉडी का, इसका बॉडी आप देखिए, बॉडी का डायमेंशन कहाँ पर पता चलेगा, ये अल्फा बीटा गामा मैं एक बार मिटा देती हूँ, मुझे लगता है क्लियर भी होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर इस फेस का सेंटर, ऊपर वाले फेस का सेंटर, इधर के फेस का सेंटर, नीचे के फेस का सेंटर, यहाँ पर जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, जहाँ पर काट रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, बॉडी का सेंटर है। अगर यहाँ पर हम एक और लेटिस पॉइंट, कॉर्नर पर तो है ही, साथ ही हम यहाँ पर भी अगर एक लेटिस पॉइंट प्लेस कर दे, या यहाँ पर भी एक लेटिस पॉइंट बनाए जिस पर आप क्या रखोगे, एटम रखोगे, तो हमारे पास किस तरीके का आएगा, बॉडी सेंटर्ड। इसके अलावा आपका फेस सेंटर्ड है। फेस का मतलब है आपके पास जो ये पृष्ठ है, इनके सेंटर पर, इस पृष्ठ के सेंटर यानी कि यहाँ पर एक लेटिस पॉइंट हो, ये जो नीचे वाला पृष्ठ है इसके सेंटर पर एक पॉइंट हो। इसी तरीके से इन 6 के 6 पृष्ठ पर आपका एक सेंटर, इनके पृष्ठ के सेंटर पर एक और लेटिस पॉइंट हो, तो हम उसे कहते हैं फेस सेंटर्ड लेटिस स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपका एक और जो 4th टाइप है जिसे हम कहते हैं बेस सेंटर्ड, यानी कि आप बॉटम के सेंटर पर रखोगे और टॉप के सेंटर पर रखोगे, सिर्फ दो जगह पर। उस स्ट्रक्चर के अलावा आप सिर्फ कहाँ पर रखोगे, बॉटम पे और टॉप पर, तो हम उसे कहते हैं बेस या एंड सेंटर्ड। तो ये हमारे पास जो है कैसे आएंगे, ये ड्यू टू हम जो एटम्स प्लेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 4 टाइप में। और जो इस स्पेस का जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा बीटा गामा, इनके बीच पे, इनके बेसिस पे कितने डिफ्रेंशिएट
आएंगे 7, मेनली 7, लेकिन ये टोटल हमारे पास इन दोनों कॉम्बिनेशन मिलाकर होता है 14 टाइप्स। तो वी विल से दैट हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस हैं। हमारे पास 14 प्रकार के ब्रेविस लेटिस हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे।